कहानी है सोनपुर नाम के छोटे से गांव की। सोनपुर गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। इस गांव के ज्यादातर किसान अपनी आजीविका के लिए खेतों पर निर्भर रहा करते थे। इस गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। माधव मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। और आखिर कोसे भी क्यों ना, माधव बहुत मेहनत करता था, परंतु उसकी फसल कभी समय पर नहीं पकती थी, और जब पकती तो बारिश और सूखा सब बर्बाद कर देता था। ये कहानी उसकी बदकिस्मती और एक अद्भुत मोड़ पर स्थित है। एक दिन माधव काम के लिए सुबह सुबह खेतों की ओर निकल जाता है। माधव के पास एक छोटी सी जमीन थी जो अगल बगल से दूसरों की जमीन से जुड़ी हुई थी। माधव जब अपने खेत पर पहुंचा तो वो देखता है उसके अगल बगल के खेतों पर काम करने के लिए कोई भी नहीं आया है। ये क्या, अब तक कोई नहीं आया? लगता है किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। चलो, अब इनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर कम से कम अपने खेत का काम तो कर सकता हूँ। कुदाल लेकर वो अपने खेत पर काम करने लगता है। काम करते करते सुबह से दोपहर हो जाती है, पर माधव अपना काम करने में इतना व्यस्त था कि उसे तो समय का पता ही नहीं लगता है। तभी थोड़ी देर में उसकी पत्नी राधा उसके लिए खाना लेकर आती है। अजी सुनते हो, आओ आकर खाना खा लो। राधा की आवाज सुनकर माधव को समझ आता है कि दोपहर हो गई है। अरे ये क्या, दोपहर हो गई? समय का तो पता ही नहीं चला। चलो, राधा खाना लेकर आ गई है तो खाना खाकर थोड़ी देर आराम करके फिर काम करता हूँ। माधव राधा के साथ खेतों के पास वाले पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। आप इतना दुखी क्यों हो रहे हो? आपको पता है ना, आप मेहनत करते हो, पर किस्मत को क्या कोसना। आज आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है तो क्या हुआ? क्या पता कल आपकी किस्मत आपका साथ देने लगे। हाँ राधा, पर ये कल कब आएगा? कब मेरी किस्मत मेरा साथ देने लगेगी? मैं जब भी सोचता हूँ इस बार कोई परेशानी नहीं होगी, तो फिर कहीं ना कहीं से कोई परेशानी आ ही जाती है। आप निराश मत होइए, आप बस अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल आप खुद मुझे कहेंगे, लगता है किस्मत मेरा साथ दे रही है। देखते हैं ये समय कब आता है। माधव को खाना खिलाकर राधा वहां से चली जाती है और माधव फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। माधव अपने खेत में काम कर ही रहा होता है, तभी वहां पर बगल वाले खेत का मालिक सोमेश आता है और माधव को काम करता देख सोमेश उसे आवाज लगाता है। और भाई क्या हाल है? लगता है आज कुछ जल्दी ही आ गए थे खेत पे काम करने। जल्दी जल्दी कैसे सोमेश भाई, दोपहर हो चुकी है। तुम आज कुछ ज्यादा ही देर से आए हो। हाँ भाई, आज थोड़ा देर से उठा था तो सोचा दोपहर का खाना खाकर ही जाता हूँ खेत पे। पर माधव भाई, तुम्हारे चेहरे का हाल तो कुछ और ही बता रहा है। क्या बात है? किस चीज की परेशानी है तुम्हें? क्या बात होगी सोमेश भाई, वो बस अपनी किस्मत को लेकर थोड़ा परेशान था। अरे माधव भाई, कब तक अपनी किस्मत को कोसते रहोगे और कब तक किस्मत के भरोसे चलते रहोगे? भाई अब किस्मत को कोसू नहीं तो और क्या करूं? तुम तो जानते ही हो ना, पिछले साल बाढ़ आई और उससे पिछले साल सूखा पड़ गया था। और जब इस साल कोई प्रकोप नहीं है तो मंडी में अनाज के दाम गिर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, हम दोनों के खेत एक दूसरे से अगल बगल में हैं, यानी तुम्हारे खेत में जो आफत आई होगी वही मेरे यहाँ भी हुआ होगा। पर मैं तो नहीं कोस रहा अपनी किस्मत को। हाँ, मैं भी मानता हूं कि किस्मत का साथ बहुत जरूरी होता है, पर सुनो भाई, मेहनत का फल भी जरूर मिलता है। कभी कभी हमें किस्मत को बदलने के लिए खुद कदम उठाने पड़ते हैं। मैं कुछ समझा नहीं भाई, जरा विस्तार से बताओ। माधव भाई, तुम खेती के अलावा क्या करते हो? भाई मेरे पास खेती के अलावा और कोई काम नहीं है। मेरे पिता और दादा भी यहीं काम करते थे। दादा की जमीन पिताजी को मिली थी और अब मुझे। हम हमेशा से अपनी जमीन पर ही निर्भर रहे हैं। देखो भाई, वो पहले का समय था जब खेती और किसानी से तुम अपना और अपने घर वालों का पालन पोषण कर सकते थे, और अब तुम्हें उसके अलावा भी कुछ और काम करना पड़ेगा। सोमेश भाई, खेती के अलावा मैं और क्या करूं? भाई मैं तुम्हें बताऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। पहले तुम फटाफट से अपना सारा काम निपटा लो और मैं मेरे खेत का काम कर लेता हूं, फिर मैं तुम्हें मेरे साथ अपने घर ले जाऊंगा। माधव सोमेश का ये प्रश्न सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। उसे लगा सोमेश के पास कोई ऐसी बात है जो उसकी समस्या का समाधान कर सकती है। ठीक है भाई,
मैं अभी अपने खेत का काम निपटा लेता हूँ। दोनों लोग अपने अपने खेतों में काम करने लगते हैं। माधव ने अपने खेत का काम सुबह जल्दी आकर शुरू किया था, इसीलिए उसका काम जल्दी हो जाता है। माधव अपने खेत का काम करके सोमेश के खेत के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सोमेश भाई रुको, मैं आपकी मदद कर देता हूँ ताकि आपका भी काम जल्दी हो जाए। ठीक है भाई। फिर क्या था, माधव भी सोमेश के खेत के काम में उसकी मदद करने लगता है। माधव की मदद करने की वजह से सोमेश का खेत का काम जल्द ही निपट जाता है। धन्यवाद माधव भाई, तुम्हारी वजह से आज मेरे खेत का काम जल्दी हो गया। धन्यवाद। किस बात का भाई, आप भी तो मेरी मदद करने वाले हो। मेरा भी तो फर्ज बनता है आपकी मदद करने का। हाँ भाई, चलो मेरे घर चलते हैं। फिर दोनों लोग वहां से सोमेश के घर की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते दोनों सोमेश के घर के पास पहुंच जाते हैं और घर में जाने से पहले सोमेश माधव को पहले ही रोक देता है। माधव भाई, तुम बहुत परेशान थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ अपना राज बताने लाया हूँ। पर मैं जो तरीका तुम्हें बताऊंगा और घर पर जो चीज तुम देखोगे वो तुम किसी और को नहीं बताओगे। सोमेश की ये बात सुनकर माधव थोड़ा चौंक जाता है। अरे माधव भाई, कहाँ खो गए? डरो मत, मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसकी मदद से तुम्हारी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होगी, चाहे सुख पड़े या बाढ़ ही क्यों ना आ जाए। उसके बाद सोमेश माधव को घर के अंदर ले जाता है। माधव सोमेश की बातों से थोड़ा परेशान तो था, लेकिन घर के अंदर आते ही घर में इतना सारा सामान देखकर उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। बाप रे बाप, इतना सारा सामान। सोमेश भाई, बाहर से आपका घर तो बिल्कुल सामान्य सा लगता है, लेकिन अंदर तो यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं। भाई अभी तो कुछ नहीं है, मैं जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसे देखकर तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। सोमेश भाई, तुम मुझे वो दिखा दो जो दिखाने लाए हो, क्योंकि तुम्हारी बात सुन सुनकर मैं और बेचैन होने लगा हूँ। ठीक है भाई, तुम यहीं रुको, मैं अभी वो सामान लाकर दिखाता हूँ। सोमेश वहां से अपने दूसरे कमरे में चला जाता है और माधव उसका वहीं रुककर इंतजार करता है। थोड़ी देर में सोमेश अपने साथ एक बोरी लेकर आता है। सोमेश भाई, ये क्या लाए हो अपने साथ? ऐसा क्या है इस बोरी में? भाई इसी में तो है वो चीज जो तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर करेगी। सोमेश वो बोरी को खोलकर उसमें रखी चीज दिखा देता है। भाई ये क्या है? ये तो दाल के दाने हैं। ये कोई मामूली दाल के दाने नहीं है, ये मैंने दूसरे गांव से मंगाया है। मैं कुछ समझा नहीं सोमेश भाई, आपने ये दाल के दाने दूसरे गांव से क्यों मंगाए? हम तो खुद चावल और दाल की खेती करते हैं। भला ये एक बोरी दाल मेरी किस प्रकार से मदद कर सकती है? मैंने जैसा कहा था, ये कोई मामूली दाल नहीं है। तुम ये जो मेरे घर में इतने सारे सामान देख रहे हो, ये सब इसी दाल की बोरी की बदौलत ही आया है। भाई क्या ये कोई जादुई दाल है क्या? भाई कुछ वैसा ही समझ लो जैसे हमारी फसल हमेशा हर साल किसी न किसी वजह से बर्बाद हो जाती है, तो मैं कुछ बची हुई फसल में इस नकली फसल को मिलाकर बेच देता हूँ, जिससे मेरा बहुत मुनाफा होता है। सोमेश भाई, ये दाल के दाने हमारे दाल के दानों से कुछ अलग नहीं दिख रहे। हाँ भाई, ये दाल उगाई नहीं बनाई जाती है, यानी ये दाल नकली है। पर इसको हम अगर दूसरी दालों में मिला दें तो किसी को पता नहीं चलता है कि ये मिलावटी दाल है, और इसे बेचकर मुनाफा भी तगड़ा होता है। पर ये तो गलत है। ऐसे नकली दाल कोई व्यक्ति खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। अरे हाँ, तो उससे हमें क्या? हमें तो इसे बेचकर अच्छा मुनाफा मिलेगा, हम उसमें खुश हैं। हम दूसरों की क्यों सोचें? जब हमारी फसल खराब हो जाती है, हमारे घर वाले भूखे मरते हैं, तो कोई पूछने आता है क्या? तो हम क्यों दूसरों की सोचकर उसमें अपना नुकसान कराएं? नहीं भाई, ये गलत है। मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान से नहीं खेल सकता। भले ही मैं कितनी तकलीफ में क्यों ना रहूं, पर मैं किसी और की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। माधव भाई, एक बार फिर से सोच लो, ये दाल तुम्हें बहुत अमीर बना सकती है, और तो और इनके होते हुए अपनी फसल की ज्यादा चिंता भी नहीं करनी होगी। नहीं भाई, ये काम मुझसे नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी फायदा क्यों ना हो। ठीक है भाई, जैसा तुम्हें सही लगे। हाँ भाई, चलो तो मैं चलता हूँ। माधव सोमेश के घर से निकल जाता है। माधव फिर से परेशान होकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते माधव परेशान हालत में एक पेड़ के पास बैठ जाता है। अब क्या करूं? मैं अपने नसीब को कोसूं या नहीं?
कुछ देर पहले तो ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई नई राह मिल जाएगी जो मेरी किस्मत को बदल देगी, पर आखिर में हुआ वही जो मेरी किस्मत को मंजूर था। फिर मेरी किस्मत दगा दे गई। अब मैं क्या करूं? आखिर कब तक इस किस्मत को कोस कर काम होगा मेरा? माधव परेशान होकर पेड़ के नीचे अपने आप से बात कर ही रहा होता है, तभी वहां पास से एक साधु बाबा गुजर रहे होते हैं। माधव को इतना परेशान देखकर बाबा उसके पास चले जाते हैं। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो? कोई तकलीफ है क्या? नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं है। देखो बेटा, मुझसे छुपा कर क्या करोगे? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम बहुत परेशान हो। कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। क्या सोच रहे हो बेटा? बोलो बेटा, क्या परेशानी है? एक परेशानी तो है बाबा, मैं अपनी किस्मत से बहुत परेशान हूँ। मुझे ऐसा लगता है वो मेरा साथ कभी नहीं देती। क्यों बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बाबा, मैं एक मामूली किसान हूँ जिसका सारा संसार खेती बाड़ी पर निर्भर है, और मैं पूरी ईमानदारी से अपने खेत पर काम करता हूँ, पर मेरी किस्मत कभी साथ नहीं देती है। कभी बारिश मेरी फसल खराब कर देती है, कभी सूखा पड़ जाता है, और किसी साल फसल बच गई तो उस साल मंडी में फसल का दाम कम हो जाता है। बेटा, तो तुम किसानी के अलावा कुछ और काम करने की क्यों नहीं सोचते हो? बाबा, मेरी पुश्ते किसानी ही करते आ रही है, और फिर मैं किसानी कैसे छोड़ दूं? और किसानी छोड़ना तो कोई तरीका नहीं है ना बाबा। अगर इसी तरह हर किसान परेशान होकर किसानी छोड़ दे तो लोग तो भूखे मर जाएंगे। हाँ बेटा, यही तो सोचकर तुम्हें और मेहनत करनी होगी। बाबा, मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, पर आखिर मेरा भी तो घर परिवार है। मुझे मेरे अलावा उनका भी देख सोच कर चलना पड़ता है। तो जिस तरह तुम परेशान हो, उस तरह तुम्हारे साथ वाले किसान भी तो परेशान होंगे ना। तो तुम सारे मिलकर कोई उपाय ढूंढो, शायद सारे लोग मिलकर सोचो तो तुम सभी की समस्या दूर हो जाए। बाबा, मेरी अगल बगल वाले में से तो कुछ ने अलग रास्ता चुन भी लिया है, खेती से पैसे बनाने का। तो तुम उन्हें पूछो और उनका तरीका अपना कर देखो, शायद तुम्हारी भी काम बन जाए। नहीं बाबा, मैं वो रास्ता नहीं चुन सकता, मुझे वो सही नहीं लगता। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर रहे हैं वो जो तुम्हें सही नहीं लग रहा? आप क्या करूं? बाबा को सोमेश वाली बात बता दूं क्या? इस तरह से तो वो लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बता देता हूं, पर सोमेश भाई का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आखिर वो मेरी मदद करने की कोशिश ही कर रहे थे। हाँ बाबा, मेरी जान पहचान में एक किसान भाई बहुत गलत काम कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं, जरा मुझे भी बताना। तो बाबा, आज मैं सुबह उनसे मिला था, और आपकी तरह मुझे परेशान देखकर उन्होंने भी मेरी मदद करने की सोची। उनका भी खेती का काम है, जो हर साल मेरी तरह कुछ न कुछ वजह से खराब हो जाती थी। तो उन्होंने एक नया उपाय सोच लिया। ऐसा क्या करते हैं बेटा वो, बची हुई फसलों से पैसे कमाने का? बाबा, वो नकली दाल सस्ते दामों पर खरीद कर लाते हैं। बाबा, उन दालों को अगर आप अपने असली दालों में मिला दो तो पता ही नहीं चलता कि नकली कौन सा है और असली कौन सा है। पर ये नकली दाल तो लोगों की जान ले सकती है ना। वाह बेटा, क्या खूब बात कही। तुमने बहुत अच्छा किया वह रास्ता नहीं चुनकर, क्योंकि अभी तुम्हें शायद फ़ायदा हो भी जाता, पर बाद में तुम्हें अपनी गलतियों पर पछताने का मौका भी नहीं मिलता। हाँ बाबा, इसलिए तो मैंने वो रास्ता नहीं चुना, क्योंकि मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान नहीं ले सकता, भले ही मुझे इसके लिए और कितना भी परेशान क्यों ना होना पड़े। हाँ बेटा, हमारी गलतियों की सजा कभी कभी हमारे परिजनों को भी भुगतनी पड़ती है। हाँ बाबा, मेरा भी परिवार है। अगर मैं ये गलत काम करूंगा तो कल मेरे परिवार के साथ भी कुछ गलत हो सकता है। मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें इस समस्या से निकलने में मदद करूंगा। बोलिए बाबा, मैं क्या करूं? मैं आपके सारे काम करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तुमने कहा ना तुम्हारा भी परिवार है, तो तुम बस उन्हें जाकर ये नकली दाल वाली बात बतानी है, क्योंकि तुमने अपना सोच कर मना कर दिया, पर क्या तुमने अपने परिवार वालों से पूछा इस बारे में? नहीं बाबा, नहीं पूछा किसी से भी। तो एक बार उनसे पूछ कर देखो उनका इस बारे में क्या कहना है। फिर कल सुबह तुम मुझे यहीं मिलना। ठीक है बाबा, मैं अपने परिवार से इस बारे में बात करके आपको कल सुबह यहीं मिलता हूं।
माधव घर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी पत्नी राधा को आवाज लगाकर बुलाता है। राधा, मैं खेत से आ गया हूँ, जरा यहाँ आना। माधव की आवाज सुन राधा वहां आ जाती है। आपने मुझे बुलाया? तो तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए, क्या बात करनी है? राधा, तुम तो जानती हो, कुछ समय से हमारी खेती से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। हाँ, आज दोपहर को आप बता रहे थे, वही ना? हाँ राधा, वहीं पर आज तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ एक घटना हुई। आज जब तुम चली गई, वहां एक मेरे किसान भाई आए और मुझे परेशान देख उन्होंने मेरी मदद करने की सोची। पर गौर करने की बात यह है, जो हाल मेरा है वैसा ही हाल उनका भी था, परंतु उन्होंने परेशानी से निकलने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। ऐसा कौन सा तरीका है वह मुझे बताइए, जरा मैं भी तो सुनूं। मेरी फसल कभी बारिश की वजह से खराब हो जाती थी तो कभी सूख जाती थी, वैसे ही उनकी भी हालत थी। पर अब उन्होंने इस समस्या से निकलने का एक उपाय सोच लिया है। किसानों के पास जो बचा हुआ अनाज होता था, उसमें वो दूसरे गांव से हूबहू वैसा ही दिखने वाला अनाज मिला देते थे और फिर उन्हें बाजारों में बेच देते थे। वो अनाज दिखने में बिल्कुल असली अनाज जैसे ही लगते थे, इसलिए उन्हें कोई पकड़ भी नहीं पाता था। बिल्कुल असली अनाज जैसे दिखते थे, इसका क्या मतलब है? मतलब वो अनाज उगाए नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, जो काफी सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। उन्हें सस्ते दामों पर लो और खूब मुनाफा कमाओ। पर नकली अनाज तो खाने में जानलेवा साबित हो सकते हैं। ये तो बहुत गलत बात है जी, अपने मुनाफे के लिए किसी की जान लेना। हाँ, मुझे भी ये गलत लगा, तो सोचा एक बार तुम्हारी भी राय लेकर देखता हूँ, क्योंकि मेरी इस परेशानी में तुम भी तो परेशान हो और सिर्फ मेरे मना करने से अच्छा है मुझे एक बार तुम्हारी भी राय लेना सही लगा। नहीं जी, हम एक बार के लिए भूखे सो जाएंगे, पर किसी के साथ ऐसा धोखा करके पैसा कमाना बहुत गलत होगा। आज तो हम चैन से सो जाएंगे, पर कल उनकी गलतियों का भुगतान हमें किसी न किसी तरह चुकाना ही पड़ेगा। हाँ राधा, मुझे आज तुम पर बहुत नाज हो रहा है, क्योंकि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह सोच रही हो। फिर क्या था, राधा की ऐसी बातों ने माधव का हौसला और भी बढ़ा दिया था। फिर अगली सुबह माधव बाबा से मिलने अपने घर से निकलता है और ठीक उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां वो कल बाबा से मिला था। क्या तुमने वह काम किया जो मैंने कल तुमसे करने को कहा था? हाँ बाबा जी, मैंने अपनी पत्नी को ये सभी चीज़ों के बारे में बताया कि उनसे हमें कितना मुनाफा होगा, लेकिन नकली अनाज का नाम सुनकर ही उसने कहा कि मैं एक बार को भूखी रह सकती हूँ, पर मैं किसी के जीवन के साथ इस तरह नहीं खेल सकती। उसकी सोच भी बिल्कुल मेरी तरह है। उसने भी ये गलत काम करने से बिल्कुल मना कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हारी पत्नी की सोच बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तो बाबा, अब आप मुझे कोई नया तरीका बताइए जिससे मेरी सभी समस्या दूर हो सके। हाँ बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप ये ताबीज़ देता हूँ। ये जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुम किसी भी चीज़ में असफल नहीं होंगे। इस ताबीज़ में बहुत सारे साधुओं और देवी देवताओं का आशीर्वाद है। ताबीज देकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। उसी दिन से माधव अपने खेतों में मन लगाकर काम करता है। धीरे धीरे उसकी फसल उगनी शुरू हो जाती है। 1 महीने में ही उसके खेत में अच्छी फसल उग जाती है। दूसरी तरफ जो किसान अपने अनाजों में नकली अनाज मिलाकर बेच रहा था, उन्हीं में से एक किसान सोमेश के घर पर एक फोन आता है, जहां उसका बेटा एक हॉस्टल में पढ़ रहा था। वहां से खबर आती है कि अनाज में मिलावट होने की वजह से हॉस्टल में कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो गई है और वह अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, जिनमें उनका बेटा भी शामिल है। यह सुनकर सोमेश को अपनी गलती का एहसास होता है। दूसरी तरफ माधव सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है और अपने खेत को देखकर चौंक जाता है। उसका खेत पूरा हरा भरा हो चुका था। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसके पास एक सेठ आता है और उसकी फसल की क्वालिटी देखकर बहुत खुश होता है। वह सेठ माधव की सारी फसल खरीद लेता है, जिससे माधव को बहुत अच्छे फसलों की कीमत मिलती है। इस तरह अब माधव का परिवार अपने खुश भरे दिन बिताते हैं।